Hello students, this is lecture number 11 on the topic aggregate related demand and its related concept. Basically बेटा संदीप गर्ग में इसके 3 चैप्टर्स हैं. ओके, सबसे पहला आपका यही टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट. फिर उससे रिलेटेड आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक चैप्टर रहेगा जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है. और फिर एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड से एक चैप्टर है, वो भी इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन मिल गई है. आई हैव नॉट बाइफर्केटेड दिस चैप्टर बिकॉज एनसीईआरटी में ये पूरी एक यूनिट है. ओके, दैट्स व्हाई आपको ये बहुत लेंथी लग रहा होगा. सो लास्ट अपन ने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पढ़ा था. सो हियर इज द पर्टिकुलरली डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. बेटा इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब एडी आपका क्या हो, अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन. ओके, inflation is what? When AD is above the full employment level, then it will be known as inflation. और deflation का when AD is less than AS at full employment level, तो वो हो जाएगा आपका deflation gap. Impact क्या रहेगा प्राइस का इन्फ्लेशन पे? बेटा whenever there is inflation, वहां पे क्या होगा? rise in price. और जब डिफ्लेशन होगा तो आपका क्या होगा बेटा? fall in price. थर्ड आपका जो डिफरेंस है इसमें ये है, थर्ड डिफरेंस इज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी. यहाँ पे क्या आएगा? इन्फ्लेशन में बूम कंडीशंस आ जाएंगी बेटा, एंड इन डिफ्लेशन डिप्रेशन कंडीशंस विल बी स्टार्टिंग. सो ये सब क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. नाउ अब मेजर टॉपिक है कि इसको करेक्ट कैसा करें, कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड आ जाती है तो गवर्नमेंट करेक्ट कैसे करती है? व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक डू टू ओवरकम एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड. बस अब यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है कि कैसे आप एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कवर करोगे. तो भैया सेंट्रल बैंक जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेगा मॉनेटरी पॉलिसी पे. क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल है. ओके, सेंट्रल बैंक इस पे फोकस करेगा बेटा. सेंट्रल बैंक विल फोकस ऑन दी मॉनेटरी पॉलिसी एंड विल कवर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बेटा वो कवर करेगी आपकी फिजिकल और टैक्सेशन पॉलिसी. मतलब उसमें कौन कौन सी पॉलिसी वो देखेगी? वो देखेगी कि क्या टैक्स पॉलिसी से हम कवर कर सकते हैं, क्या फिजिकल पॉलिसी से हम कवर कर सकते हैं. with the help of that they will be covering what? They will be covering inflation or deflation. ओके, अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है बेटा? इट इज रिगार्डेड मनी सप्लाई अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. मतलब आप जो क्रेडिट लेके आते हो, जैसे लोन मिलता है अपने को, हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज डायरेक्टली अफेक्टिंग दी क्रेडिट लिमिट. ओके, और अगर मैं बात करूं फिजिकल पॉलिसी की, जो होती है टैक्स से रिलेटेड. टैक्स से रिलेटेड मतलब इसमें गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के देगा. सो हियर फिजिकल पॉलिसी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई. तो ये दोनों ही कैसे हेल्प करते हैं कवर करने में द पर्टिकुलर योर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, तो एक एक करके देखते हैं. Monetary policy is adopted by Central Bank of the country. As I told you, RBI is responsible for seeing the monetary policy. और वहीं physical policy is adopted by the central government. जो बेटा बीच वाली गवर्नमेंट होती है, जैसे होती है ना दो गवर्नमेंट, एक तो होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट विच विल लुक ऑन टू दी फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी पे किसका कंट्रोल रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. और मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल रहता है आपके सेंट्रल बैंक का. तो चलो बेटा, ये अपन ने मनी सप्लाई चैप्टर में भी पढ़ाई था, ये सारे वही वाले रिपीट हो जाएंगे. तो मैं इतना एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगा. आप मनी सप्लाई चैप्टर देखा हुआ है आपने, और उसमें आपके ये सब रिएक्शंस देखे थे. तो पहला है बैंक रेट बेटा, फिर दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज एसएलआर. तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज ओएमओ. थर्ड इज कैश, फोर्थ इज कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज सीआरआर. फिफ्थ इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं एमआर. तो ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे टूल्स हैं आपके मॉनेटरी के. एंड लास्ट वन इज मॉरल सुवेशन और क्रेडिट राशनिंग. अब इसमें से बताओ, ये जो लास्ट के तीन है बताए थे मैंने, ये होते हैं क्वालिटेटिव.
अपन ने पढ़ा था बैंकिंग में और मनी चैप्टर में। और ये सारे क्या होंगे बेटा, ये होंगे क्वांटिटेटिव। ओके, क्योंकि इसमें क्वांटिटी आपको मेंशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं होती है, इसीलिए उनको बोला जाता है क्वालिटेटिव। इज दिस क्लियर ऋषिका, गौरव? मॉनेटरी पॉलिसी याद आ रही है बेटा जो अपन ने पढ़ी थी? यस सर। ठीक है, तो मैं ज्यादा उसमें ना करते हुए स्लाइड्स को थोड़ा एस्केप करके जाऊंगा सो दैट यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने पहले ही पढ़ा होगा। चलिए, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट इज द केस? अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या करेंगे, मतलब हमको मनी सप्लाई को क्या करना है, हमको मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द रिएक्शन, कि आप हो सके जितना हो सके मनी सप्लाई को कम करो। मतलब अपने टूल्स को आपको क्या करना है, ऐसा चेंजेस लेके आने हैं मॉनेटरी टूल्स में कि मनी सप्लाई क्या हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए। वी बोथ हैव टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। और डिफ्लेशन में क्या होगा बेटा, दोनों ही मॉनेटरी और पॉलिसीज ये दोनों फोकस करती हैं ताकि मनी सप्लाई क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मनी सप्लाई को क्या करना है बेटा, यहाँ पे मनी सप्लाई को उनको करना है इंक्रीज, इसीलिए दे आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन केस ऑफ डिफ्लेशन। अब आ जाते हैं इनके टूल्स पे बेटा। ओके, सो व्हाट आर द टूल्स? मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, अब एक एक करके एक बार समझते हैं। पहला बैंक रेट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से जब उनको वो लोन देता है। अगेन बैंक रेट एंड देन इज रेपो रेट। रेट इज अगेन रेपो रेट, वो रेट है विच इज अगेन बीइंग चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक फॉर लेंडिंग अगेंस्ट अ मनी। और यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा बेटा, रिवर्स रेपो रेट इज दैट रेट जो कमर्शियल बैंक चार्ज करता है सेंट्रल बैंक से अगर सेंट्रल बैंक के पास उनका पैसा रखा हुआ होता है। अब ये सारे के सारे रेट्स क्या होंगे बेटा, इन्फ्लेशन के टाइम पे इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओके, सारे के सारे रेट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ व्हाट, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखोगे आगे जाके इन्फ्लेशन के टाइम पे इनका इम्पैक्ट क्या होगा। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक रेट को इंक्रीज कर लेंगे, दिस विल डिस्करेज कमर्शियल बैंक टू बोरो, अल्टीमेटली डिमांड फॉर लोन फॉल्स, और जैसे ही डिमांड फॉर लोन फॉल होगा आपका मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम। ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या करेंगे, बैंक रेट को कम कर देंगे, मतलब आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको कम कर देते हैं ताकि इट विल इंकरेज कमर्शियल बैंक टू बोरो मोर। और अगर कमर्शियल बैंक ज्यादा बोरो करेगा तो बेटा अपने को भी ज्यादा लोन ऑफर करेगा, सो डिमांड फॉर लोन इंक्रीजेस। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ बैंक रेट। फिर अगर अपन बात करूं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बेटा, सो व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन? It refers to buying and selling of government securities and bonds in the open market. Okay, क्या करते हैं अपन ओपन मार्केट में, सेंट्रल गवर्नमेंट बेचेगी। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी की सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी ताकि जितना भी एक्सेस फंड है पब्लिक के पास वो पब्लिक से उठ के किसके पास आ जाए, गवर्नमेंट के पास आ जाए। गवर्नमेंट के पास एक्सेस पैसा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पर्सन्स विल इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, और जैसे ही बेटा वो सिक्योरिटीज बाय करेंगे अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस द क्रेडिट कैपेसिटी टू ऑफर लोन, क्योंकि कमर्शियल बैंक भी परचेज करता है। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक से परचेज करेगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। Now if commercial bank amount is there, so it will increase the credit capacity to offer loans. ये हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बाद अगर अपन डिस्कस करें तो है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर। अब ये कौन सा रेशियो होता है बेटा, ये आपको पहले ही बताया था। कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट है जो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, the ratio of bank deposit that the commercial bank is required to keep with central bank in the form of gold or other deposits. RBI uses CRR for excess liquidity or to release fund needed at time to time. इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके टोटल डिपॉजिट 100 है और उसमें से
4.25 सीआरआर है, तो ये आरबीआई के पास रखा होगा, और 95.75 कैश जो आपका है वो ओवरऑल आपके पास है। तो ये जो आपके पास पैसा है बेटा, ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा और ये आरबीआई के पास रहेगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, मैंने बताया था आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज, तो सारे के सारे रेट इंक्रीज हो रहे हैं। देखो, बैंक रेट भी इंक्रीज हो रहा है, रेपो रेट भी इंक्रीज हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सीआरआर भी क्या कर रही है, आरबीआई इंक्रीज कर रही है, ताकि लेंडिंग क्या हो जाए, लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक रिड्यूसेस। ये क्या बोला कि आपकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की वो रिड्यूस हो जाए। फिर डिफ्लेशन के टाइम पे क्या बोला बेटा, डिफ्लेशन, डी फॉर डिफ्लेशन एंड डी फॉर डिक्रीज। तो अल्टीमेटली जब डिफ्लेशन होगा तो सीआरआर को क्या करना पड़ेगा, मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही सीआरआर डिक्रीज होगा, ये लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक को क्या कर लेगा, इंक्रीज। अल्टीमेटली वही आपका जो अपन ने मनी सप्लाई में, सी अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि मनी सप्लाई में ऑलरेडी कवर्ड है। तो अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप मनी सप्लाई चैप्टर देख लो, दैट इज बैंकिंग एंड मनी चैप्टर। नाउ एसएलआर क्या है बेटा, एसएलआर वो पोर्शन रहता है जो बैंक अपने पास रखता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। Every bank is required to hold a certain minimum proportion in form of liquid assets such as gold, cash or other approved securities। जैसे मैंने पहले बोला, सीआरआर तो हम देते हैं आरबीआई को, लेकिन एसएलआर हम क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। जैसे यहाँ पे 23% था इस तारीख को, 31st पर्टिकुलरली इट इज जुलाई 2012, तो उस दिन 23% आपका एसएलआर चल रहा था। तो ये पोर्शन बैंक को रखना है। अगेन एसएलआर कौन डिसाइड करता है, एसएलआर भी आरबीआई डिसाइड करता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर को इंक्रीज कर देगा। अगेन आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज, और डिफ्लेशन के टाइम पे अगेन आरबीआई क्या कर देगा, इसको डिक्रीज, सो दैट इट विल इंक्रीज द क्रेडिट अवेलेबिलिटी। क्लियर विद दिस ऋषिका, सीआरआर एसएलआर क्लियर हो गए, टेल मी। Yes, sir. चलो अब आ Yes, जाते sir. हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट पे। व्हाट इज मार्जिन, मार्जिन बेटा अगर आप लोन लेने जाते हो तो बैंक ऐसे लोन नहीं दे देती है, बैंक कोई असेट लेती है। अब जैसे अगर मैं कुछ लोन लेने गया, सपोज गोल्ड पे ही लोन लेने गया, मैंने अपना गोल्ड ऑर्नामेंट्स वहां रखे, तो क्या पूरे गोल्ड ऑर्नामेंट्स की जो वैल्यू होगी उतना लोन मिल जाएगा क्या ऋषिका मुझे, कि उससे कम का लोन मिलेगा, उससे कम का। उसका कम, तो जितना कम मिलेगा उसको हम बोलते हैं मार्जिन। दैट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट बोरोड। मान के चल मैंने 10 लाख का गोल्ड रखा, तो बैंक ने मुझे 8 लाख सैंक्शन करके बोला कि 2 लाख हम एज अ मार्जिन रख रहे हैं। ये आरबीआई को, ये कौन फिक्स करता है मार्जिन, आरबीआई फिक्स करता है मार्जिन। अब एक देखो, जितना ज्यादा मार्जिन होगा, अगेन इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेंगे, मार्जिन को इंक्रीज कर देंगे। जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतना कम लोन मिलेगा मुझे, और जितना कम लोन मिलेगा उतना मुझे कम क्रेडिट मिलेगा। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या कर देता है, मार्जिन को इंक्रीज, ताकि बोरोवर्स को कम पैसा मिले। और वहीं डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई कर लेता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को डिक्रीज, ताकि बोरोवर्स को ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा क्रेडिट मिले और डिफ्लेशन कवर अप हो जाए। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ आरबीआई फॉर मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाउ कमिंग टू इज मॉरल सुवेशन। मॉरल सुवेशन का मतलब क्या है भैया, एडवाइस करेगा कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रेस्ट्रिक्ट और एक्सपांडिंग दी क्रेडिट, या तो तुम एक्सपांड करो या तो तुम रेस्ट्रिक्ट करो। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे बोलेगे भैया कि परसुएड मेंबर्स टू नॉट टू एडवांस, मतलब आपको ज्यादा लोन्स नहीं देने हैं, यू डू नॉट हैव टू गिव मोर लोन्स, आपको लोन्स कम करने हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे आप अपने लोन्स कम करो। और वहीं डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करना है बेटा, डिफ्लेशन के टाइम में डिसअलाउ करो बैंक्स को, सो दैट दे कैन नॉट, मतलब उनको इंकरेज करो, परसुएड मेंबर्स कि आप और लोन बढ़ाओ और क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ाओ, ताकि हमारा क्या हो सके, इट विल अलाउ बैंक फ्रॉम एंटरिंग इनटू सर्टेन ट्रांजैक्शंस एंड इट विल इंक्रीज देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। सो मॉरल सुवेशन इज जस्ट लाइक अ एडवाइस। अब आखिरी में बच सकता है बेटा सिर्फ क्रेडिट राशनिंग। और व्हाट इज क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग इज फिक्सेशन ऑफ लिमिट,
कि भैया इस सेक्टर को आप इतना ही लोन दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर इससे ज्यादा दिया तो आपने क्या करा, गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई को फॉलो नहीं करा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करता है, कोटा फिक्स कर देता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को आप इतना ही दोगे। सपोज रिड्यूस द कोटास फॉर रियल स्टेट, आरबीआई ने बोल दिया कि भैया आप रियल स्टेट को आप इतना फाइनेंसिंग नहीं करोगे, जितना ज्यादा फाइनेंस कर रहे हो वो उतना ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है और ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो आप रियल स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करो। डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, क्रेडिट राशनिंग ना करते हुए कोटास बढ़ा देगा, मतलब इंक्रीज द क्रेडिट कोटा, ताकि वो पर्सन ज्यादा लोन ले सके। ठीक है, सो इन दिस केस दे विल इंक्रीज द लोन फॉर द अदर सेक्टर सो दैट इट विल इंक्रीज देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। सो आज अपन मॉनेटरी पॉलिसी तक ही रखें, लेट फिर लास्ट लेक्चर फिजिकल पॉलिसी पे कर लेंगे, चलेगा ऋषिका? Rishika, are you there? Yes, sir. Yes, Chalo. sir. So today's lecture we are keeping till monetary policy only. Physical policy we will be studying in upcoming lecture, and that would be the last lecture. Okay. Just a second, let me complete. Thank you students for listening the today's lecture. Do subscribe the channel and do press the like button if you like today's video of economics.